देखिएगा, कल हमने या अपनी पिछली क्लास में जो अपने को स्पेशल ट्रांजैक्शन हमने किए थे, उन्हीं स्पेशल ट्रांजैक्शन के बेस पर हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और हमारा क्वेश्चन है न्यूमेरिकल नंबर 14। आप बुक हो यदि आपके पास में तो आप देख सकते हो, पेज नंबर है आपके पास 100, आपका पेज नंबर 100, क्वेश्चन नंबर 14। अब जिसमें आपको फर्स्ट ट्रांजैक्शन लिखा हुआ, हम एक एक ट्रांजैक्शन समझते हैं। आपको लिखा 1000 रुपए जिसका भुगतान रोहित को करना था डूबत ऋण है। 1000 रुपए जिसका भुगतान रोहित को करना था डूबत ऋण है। देखिए, 1000 रुपए जो रोहित से आपको प्राप्त करने थे वो बैड डेब्ट्स हो गए, डूबत ऋण हो गए। कल हमने अपनी क्लास में आपको समझाया था बैड डेब्ट्स होता क्या है। बैड डेब्ट्स का मीन्स जब कोई पर्सन आपको पैसा नहीं देता है, मना कर लेता है या इस प्रकार से प्रेजेंट करता है कि मैं पैसा नहीं दे पाऊंगा, तो उसे हम कहते हैं बैड डेब्ट्स। और बैड डेब्ट्स हमारे बिजनेस के लिए लॉस होता है और हम ये जानते हैं सभी प्रकार के लॉस को आपको डेबिट करना है। इसके एंट्री करोगे बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू रोहित। आपको नाम दिया हुआ है रोहित, अमाउंट है आपका 1000 रुपए। नेक्स्ट सेकेंड ट्रांजेक्शन, दूसरा ट्रांजेक्शन आपको लिखा 2000 रुपए मूल्य के माल का उपयोग स्वामी ने अपने लिए किया। ये भी हमने कल समझा था कि जब आपका स्वामी अपने खुद के लिए यूज करता है, अपने खुद के लिए कोई माल यूज करता है, तो उसे हम बोलते हैं ड्राइंग। चाहे वो कोई सी भी चीज क्यों ना यूज कर रहा है, कोई भी वस्तु, बिजनेस से अपने पर्सनल यूज के लिए भी कुछ चीज निकाली है उसने, अपने खुद के लिए कुछ निकाला है, तब हम एंट्री करेंगे ड्राइंग अकाउंट डेबिट। ड्राइंग एक प्रकार से पर्सनल अकाउंट है, यहां हम अपने स्वामी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ड्राइंग के अंदर हम अपने स्वामी को रिप्रेजेंट करते हैं, हम एंट्री करेंगे ड्राइंग अकाउंट डेबिट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज। अब हमने ये पॉइंट कल समझा था कि जब हमारा माल यहां से जाता है, देखिए मैं एक बार इस पॉइंट को फिर क्लियर कर लेता हूं। माल, आप अपना माल 5 रूप से लिखते हो, परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न और स्टॉक। देखिए, जैसे ही आप माल खरीदते हो परचेज में लिखोगे, बेचते हो तो सेल्स में, खरीदा हुआ वापस भेजा है तो परचेज रिटर्न में, बेचा हुआ वापस आया सेल्स रिटर्न में, और जो माल आपके पास बचा हुआ है उसे स्टॉक कहते हैं। देखिए, इस प्रकार का ट्रांजैक्शन जहां आपके माल के बदले में कुछ भी नहीं आया है, उस समय हमें परचेज क्रेडिट करना पड़ता है, क्योंकि माल तो गया यहां से, आपका माल यहां से जा रहा है। जाने के 2 स्थिति हो सकती है, या तो आपने बेचा होगा या खरीदा हुआ वापस भेजा होगा। इन दोनों स्थितियों में माल जाता है। जब हम बेचते हैं तब तो 2 स्थितियां होगी, या तो आपके पास कैश आएगा या उधार होगा, कैश आएगी या डेटर्स क्रिएट होगा। लेकिन हमने यहाँ पे बेचा नहीं है, अपने स्वामी ने खुद निकाल दिया, तो पैसा तो आएगा ही नहीं, न आज आएगा है न आगे भी आएगा, उसका पैसा नहीं आने वाला है। दूसरी बात, हमने खरीदा हुआ वापस भेजा नहीं है, तो माल कम हुआ है और कम करने के लिए हमको परचेज लिखना पड़ेगा। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि जहां भी माल जा रहा है और उसके बदले में कुछ भी नहीं आया है, तो आपको परचेज ही लिखना पड़ेगा। ऐसी स्थितियां कौन कौन सी होती है वो कल हमने क्लियर करी थी, एक बार फिर मैं आपको बता देता हूं। माल का खुद पर्सनल यूज करते हैं तब आपको परचेज लिखना है, माल फ्री सैंपल में दिया है तब परचेज लिखना है, माल नष्ट हुआ है तब फ्री ये परचेज लिखना है, माल दान में दिया है तो फ्री सैंपल ये परचेज लिखना है। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? बेटा आप मेरा सपोर्ट करोगे, साथ में लिखोगे, आप कमेंट बॉक्स में या चैट बॉक्स में लिख के मुझे भेजोगे कि आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, क्योंकि दोनों स्थितियों में ही हम आगे बढ़ सकते हैं, समझा सकते हैं। जब तक हम आपके आंसर से सेटिस्फाइड नहीं होंगे तब तक हमें कैसे पता चलेगा? वेरी नाइस, बहुत बढ़िया।
तो आपको परचेज लिखना है, एंट्री करनी है ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज। अब हम नेक्स्ट आगे एंट्री करते हैं, अगला ट्रांजेक्शन समझते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है आपका 30,000 रुपए की मशीन पर 10% की दर से मूल्यह्रास की गणना कीजिए। एक शब्द आता है मूल्यह्रास, इस टॉपिक को थोड़ा सा समझ लेते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं डेप्रिसिएशन। मैं इसकी डेफिनेशन यहाँ बोर्ड पे लिख रहा हूं, आप बड़े ध्यान से समझना कि स्थायी संपत्तियों के निरंतर प्रयोग से उनके मूल्य में आने वाली कमी मूल्यह्रास कहलाती है। देखिए एक अच्छा सा डेफिनेशन है इसका, एक बार फिर समझते हैं इसको, आखिर ये होता क्या है। स्थायी संपत्ति, सबसे पहले हम फिर से टॉपिक को वापस ऊपर लेके जाते हैं और बात करते हैं संपत्ति। संपत्ति को इंग्लिश में कहेंगे असेस्ट, और असेस्ट का मतलब होता है वह वस्तु जिसको व्यापार में अपने उपयोग करने के लिए खरीदा गया हो, वह वस्तु जिसे हमने अपने उपयोग करने के लिए खरीदा है। मैं आपके सामने एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए मेरे पास एक डस्टर है, ठीक। ये डस्टर मैं मार्केट से खरीद कर लाया, दो कारण है हमारे पास में, या तो मैं इसको वापस बेचूंगा या मैं इसका उपयोग करूंगा। इस डस्टर को या तो मैं खरीदूंगा, मतलब यूज करूंगा, या फिर बेच दूंगा। आज हम बात करते हैं अपने यूज करने के लिए। जब हम इसका यूज कर रहे हैं, हमने इसको यूज में लिया है, ऐसी कंडीशन में ये हमारे लिए क्या कहलाएगा? असेस्ट, संपत्ति है हमारे लिए। कोई भी चीज, ऐसी कोई भी वस्तु जो आप अपने खुद के यूज करने के लिए, बिजनेस के यूज करने के लिए खरीद रहे हो, हमारे लिए असेस्ट कहलाती है, ठीक है। अब हमारी असेस्ट दो टाइप की होती है, एक तो होती है स्थायी संपत्ति, एक होती है चालू संपत्ति। वैसे तो संपत्तियां 7-8 प्रकार की है, लेकिन फिलहाल मैं आपको दो प्रकार समझा रहा हूं। पहली है स्थायी संपत्ति और दूसरी आती है चालू संपत्ति। देखिए स्थायी संपत्ति जैसा कि नाम से क्लियर है, ऐसी संपत्ति जो लंबे समय के लिए बनाई जाती है, लॉन्ग टर्म के लिए, दीर्घ काल के लिए जो आपने बनाई है, उन्हें स्थायी संपत्ति कहते हैं। और ऐसी संपत्ति जो कम समय के लिए होती है वो है चालू संपत्ति। आप इनको स्थायी संपत्ति को नॉन करंट असेस्ट भी बोलते हैं। नॉन करंट का मतलब ऐसी संपत्ति जो चालू नहीं है। अब जैसे भवन, फर्नीचर, मशीन, ये एक ऐसी संपत्तियां हैं जो बिजनेस में लॉन्ग टर्म तक चलती है। मुझे एक बात बताओ, आपने भवन बनाया, कितने टाइम के लिए बनाया? पहले से फिक्स टाइम थोड़ी ना होता है। 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल के लिए हम प्लान करके फिर बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि आज आपने बिल्डिंग बना लिया, साल भर में दूसरा बिल्डिंग बना लोगे, नहीं होता बेटा ऐसा कुछ। तो ऐसी संपत्तियां जो लॉन्ग टर्म के लिए बनती है, जो लंबे समय के लिए जो बनाई जाती है, उन्हें क्या कहते हैं? दीर्घकालीन संपत्ति, स्थायी संपत्ति। एनी डाउट? वापस बोल रहा हूं, ऐसी संपत्ति जो लंबे समय के लिए बनाई जाती है, जो बिजनेस में लॉन्ग टर्म तक चलती है। बिल्डिंग है, फर्नीचर है, आप अपने घर की बात देख लो ना। घर में जो आप सामान खरीद रहे हो, आप जब घर में नॉर्मली सामान खरीद रहे हो, जैसे आपने टीवी खरीदा है, लॉन्ग टर्म के लिए खरीदते हो। फ्रीज खरीदा है, लॉन्ग टर्म के लिए खरीदा है। आपने फर्नीचर बनवाया है, लॉन्ग टर्म के लिए बनवाओगे, छोटे छोटे कामों के लिए नहीं बनाता। अब जैसे मान लीजिए शॉर्ट टर्म का मतलब हम क्या कहते हैं? शॉर्ट टर्म के अंदर आपने सब्जी खरीद ली, आज खा ली, बस होगी बात, फिनिश हो गई। वो लंबे समय तक नहीं रखी जा सकती, मैक्सिमम 2 दिन 3 दिन, उसके बाद आपको उसको फिनिश करना होता है। ये शॉर्ट टर्म असिस्ट होती है। शॉर्ट टर्म जो कम समय के लिए होती है, लॉन्ग टर्म जो लंबे समय के लिए अपने बिजनेस पर लगाए जाते हैं, स्थायी संपत्ति कहलाती है। तो जो डेप्रिसिएशन लगता है, डेप्रिसिएशन जो पॉइंट है वो ओनली लॉन्ग टर्म असिस्ट, नॉन करंट असिस्ट उनके लिए ही होगा। हम शॉर्ट टर्म के लिए डेप्रिसिएशन वर्ड यूज नहीं कर सकते हैं। डेप्रिसिएशन का मीन्स जो स्थायी संपत्ति है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए आज आपने 2020 में आपने एक कार खरीदी है 8 लाख रुपए में। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। आज आप 8 लाख रुपए देकर एक कार खरीद कर लेकर आ गए।
कार इज अवर फिक्स असेस्ट, हम जानते हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए खरीदी है, आप उसका रेगुलर यूज कर रहे हो, कंटिन्यू यूज किए जा रहे हो, यूज करना मतलब जनरली आप चला रहे हो, लेके आ रहे हो, कहीं जा रहे हो, आ रहे हो, कंटिन्यू यूज करोगे। मुझे एक बात बताओ, 1 साल बाद उसकी वैल्यू क्या होगी? आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिएगा, चैट में लिख के भेजिएगा जो मैं प्रश्न कर रहा हूं। आपने आज 8 लाख रुपए में खरीदी, क्या 1 साल बाद उसकी वैल्यू 8 लाख होगी या नहीं होगी? इसका आंसर चाहिए मुझे। आपने, वापस मेरा पॉइंट समझेगा, आपने आज एक कार खरीदी है, अच्छी कार खरीदी आप लोगों ने, 8 लाख रुपए पेमेंट किया आपने उसका, 8 लाख पेमेंट करके आप उसको लेके आए, पूरे साल भर मजे से चलाई आपने, बहुत ही जहां मर्जी हो रही है वहां जा रहे हो, लेके आ रहे हो, क्या अगली साल उसका 8 लाख रुपए मिलेगा आपको? यस या नो? नो, वेरी नाइस। क्यों? क्यों नहीं मिलेगा? कारण तो होगा ना, क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि हमने जब साल भर में उसको घिसाया है, चलाया है, पुरानी हो गई वो तो, अब कौन 8 लाख देगा अपने को? कोई देता है? नहीं देता, नहीं मिलेगा। तो अब मान लीजिए आपने 1 साल बाद उसका वैल्यूएशन कर दिया और उसका वैल्यू मान लीजिए 7 लाख रुपए भी होता है, 1 लाख रुपए कम हुआ है, वो आपकी उसकी असेस्ट होगी, वो डेप्रिसिएशन होगा, वो डेप्रिसिएशन होगा। हर साल उसकी वैल्यू कम होती है। आप कोई भी चीज देखिए, कोई भी XYZ जो लॉन्ग टर्म के लिए आपने खरीदी है, जिस दिन खरीदी उसके जैसे जैसे टाइम आप उसका स्पेंड करोगे उसकी वैल्यू डाउन हो जाती है, और जो वैल्यू डाउन होती है वही हमारे लिए डेप्रिसिएशन है। आप समझ रहे हो मैं डेप्रिसिएशन किसे कहते हैं? डेप्रिसिएशन का मीन्स होता है कि जब हम किसी फिक्स एसेट को रेगुलर यूज करते हैं, कंटिन्यू यूज किए जा रहे हैं, तो उसकी वैल्यू डाउन होती है, वैल्यू कम हो जाती है, और जो वैल्यू कम हुई है वही डेप्रिसिएशन कहलाता है। एनी डाउट? समझ में आ गया मैं क्या कह रहा हूं? वापस समझते हैं। डेप्रिसिएशन मीन्स जब किसी स्थायी संपत्ति को निरंतर प्रयोग करते हैं, कंटिन्यू। एक बात है, निरंतर प्रयोग का मतलब आपने आज 8 लाख की कार खरीदी, लाख यूं की रख दी, 1% भी आपका लॉस नहीं होगा, नहीं कि नहीं रहेगी, लेकिन आप उसका यूज कर रहे हो तो घिसेगी, बहुत सारा सामान भी उनको नया डालना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें होती है वो। तो मेरा कहने का मतलब ये होता है, डेप्रिसिएशन इज अवर लॉस बिकॉज इट इज द रिड्यूसिंग द वैल्यू ऑफ अवर असेट। एनी डाउट? चलिए अब आपको मैं ये समझाना चाहता हूं कि डेप्रिसिएशन हमारे लिए खर्चा होता है, लॉस होता है। तो इसके लिए आप एंट्री करोगे, हम इसके लिए एंट्री करते हैं डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। आप थर्ड एंट्री करोगे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। अब आपको यहां पे मशीन क्रेडिट करना है क्योंकि मशीन का वैल्यू डाउन हो गया, मशीन कम हो गई, इसीलिए आपको क्रेडिट करना। अब इसका अमाउंट कैसे फिलअप करोगे? तो आपकी मशीन है 30,000 की, जिसका 10% निकालना है। कितने महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा? तो आपको यहाँ पे महीने दे रखे हैं 2, प्रश्न में आपको लिखा हुआ है 30,000 की मशीन पर 10% मूल्यह्रास लगाना है 2 महीने के लिए। तो आप यहाँ पे लिखोगे 30,000 इंटू 10/100 इंटू 2/12। 12 कहां से आए? तो 1 साल में 12 महीने होते हैं, 1 साल में 12 महीने होते हैं, इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 12। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसका अमाउंट कैलकुलेशन करते हैं, कितना होगा? 2 0 से 2 0 गए, 6, 500 रुपए। ड्राइंग का अमाउंट कितना था आपके पास में? 2000। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है आपके पास में 1.5 लाख रुपए की पूंजी पर 6% वार्षिक दर से महीने का ब्याज की गणना करनी है। देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो हमने कल पॉइंट समझाया था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड। पूंजी पर ब्याज, आपका जो स्वामी है उसने जितने पूंजी लगाई है उस पर आपको ब्याज देना है। इसके लिए फिक्स एंट्री है, पूंजी पर ब्याज की एंट्री फिक्स है, आप याद कर लीजिएगा। बोले एंट्री होती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। अब आपके यहाँ पे 1,50,000 का 6% 1 महीने के लिए आपको ब्याज देना है।
1,50,000 का 6% एक महीने के लिए। आप इसको सॉल्व करोगे, 2 जीरो से 2 जीरो गए, 2 1 750 रुपये। ठीक, एनी डाउट? आप यदि कोई समस्या है तो आप मुझे बता सकते हो। 750 में यहाँ लिख देता हूँ, नहीं दिख रहा है इसे। चलिए नेक्स्ट आगे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, राहुल जिस पर 2,000 रुपये बकाया थे दिवालिया हो गया, केवल 60 पैसे प्राप्त किए। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपको कॉपी में लिखने में इजी रहेगा। मैं इसको साफ करूंगा, इसलिए 1 मिनट का टाइम है आपके पास। नेक्स्ट एंड लास्ट ट्रांजेक्शन, राहुल से 2,000 रुपये बाकी थे, उससे 2,000 रुपये बाकी थे, दिवालिया हो गया और 1 रुपए में 60 पैसे प्राप्त हुए। देखो एक शब्द आया दिवालिया, इसको इंग्लिश में इंसॉल्वेंट बोलते हैं। दिवालिया कैसे होते हैं, क्या होता है? जब कोई व्यक्ति पैसा नहीं देता है या नहीं देना चाहता है, नहीं है ही नहीं, बस इस शब्द का थोड़ा सा डिस्क्राइब करते हैं, इस शब्द को थोड़ा समझते हैं कि दिवालिया होता क्या। आप लोगों ने भी सुना होगा कई बार, दिवाला निकल गया, दिवालिया हो गया, बहुत बार आपके सामने ये वर्ड आया होगा। आज हम इस शब्द को ही थोड़ा क्लियर करते हैं कि आखिर होता कैसे है, दिवालिया होते कैसे हैं। कभी किसी व्यक्ति का दिवालियापन निकल जाता है तो कारण क्या है, या कैसे अपने आप को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करते हैं, तो वो थोड़ा सा समझिएगा। फर्स्ट पॉइंट, जब किसी व्यक्ति के कोई पैसा मांगता है, स्थिति ऐसी बन जाए कि वो पैसा नहीं दे पा रहा है, नहीं है पैसा, तो उसे कोर्ट में जाके एप्लीकेशन करनी पड़ती है। जो कोर्ट होता है, कोर्ट तो जानते ही होंगे आप लोग, न्यायालय है। कोर्ट में जाके एक एप्लीकेशन देनी होती है कि साहब मैं कुछ नहीं दे सकता हूँ, मैं मेरी संपत्ति से अब कुछ भी भुगतान नहीं कर सकता हूँ। ये आपको एक एप्लीकेशन बंदे को देनी होती है। कोर्ट डिसीजन लेती है कि इसकी जितनी पर्सनल असिस्ट है उसकी नीलामी करा लो और जो जो पैसा मांगता है उसको दे दो। दिवालिया घोषित हो जाता है, अपने आप को दिवालिया घोषित कोर्ट में जाके करना पड़ता है। ठीक है, तो ये है दिवालिया। भाई पर्सन कोई भी दिवालिया हो, एटलीस्ट अपना पैसा तो लेके डूब गया, अपना पैसा तो आया नहीं है। तो यही ट्रांजैक्शन हमारे पास में यही है कि राहुल एक नाम का बंदा था जिससे आप 2,000 रुपये मांग रहे थे। इस ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है, मैं वो समझा रहा हूँ कि राहुल से आप 2,000 रुपये मांग रहे थे। ठीक है, उसने 1 रुपये में 60 पैसे दिए हैं। लास्ट फाइनली उसने आपको 1 रुपये में 60 पैसे। मुझे बता सकते हो 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? छोटी सी बात है, छोटी क्लास में भी आप समझ के आए होंगे। आप लिख दीजिए बेटा कमेंट बॉक्स में जरूर, 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, फटाफट लिखो ताकि मुझे समझाने का पता चले। 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? 100। पता ही होगा आप लोगों को ये सारी चीजें। 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। उससे 100 पैसे ना देकर हमको केवल 60 पैसे दिए हैं, ओनली 60 पैसा रिसीव किया है हमने। आ रहा है समझ में? तो इस ट्रांजेक्शन का मतलब है कि वी हैव ओनली 60 पैसा फ्रॉम राहुल, रिमेनिंग अमाउंट इज इंसॉल्वेंट। बाकी का पैसा डूब गया। इसके लिए एंट्री करोगे कैश अकाउंट डेबिट। आपके दिमाग में प्रश्न चला कैश कहां से आया सर, आपने कहां से लाया? कैश का मतलब वो 60 पैसा तो दे रहा है, पूरा नहीं दिया, थोड़ा बहुत तो दिया उसने, तो हमने कैश रिसीव करी। वी आर रिसीविंग द कैश, कैश रिसीव हो गई। सेकंड बात, पूरी रिसीव नहीं हुई है, कुछ पैसा तो नहीं आया है। जो नहीं आया है उसके लिए हम लिखते हैं बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट। ठीक है, टू राहुल, कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू राहुल। ठीक है, अमाउंट कैसे फिलअप करोगे? तो सबसे पहला पॉइंट, राहुल के कितने पैसे मांग रहे थे? 2,000। अब उसने 1 रुपये में 60 पैसे दिए, मतलब 60% पैसा रिसीव हो गया। 2,000 इंटू 60 बटा 100, 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, 60 पैसे दिए हैं, तो राहुल से कितना पैसा आया? 1,200 रुपये, और बाकी के नहीं आए वो 800 रुपये। इस तरह से आप कैलकुलेशन करोगे। एनी डाउट? आप जरूर हमें बता दीजिएगा। नेक्स्ट इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं।
देखिएगा क्वेश्चंस 14 के बाद 15 नंबर क्वेश्चंस, इसमें भी बहुत सारे नए नए पॉइंट आपके पास। जैसे हमारा पहला ही ट्रांजैक्शन उठा के हम देखते हैं, तो पहला ट्रांजैक्शन लिखा मशीन की स्थापना के लिए किया गया नकद व्यय। फर्स्ट पॉइंट आता है स्थापना व्यय। देखो स्थापना, इंस्टॉलेशन चार्ज, एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसिव होता क्या है। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपके सामने रखता हूं। जब कोई संपत्ति हम खरीद ले, कोई भी संपत्ति, तो उसे स्थापित की जाती है। स्थापित करने का मतलब उसे एक फिक्स जगह पर रखी जाती है, और रखने के लिए यदि कोई खर्चा होता है तो उसे स्थापना व्यय कहते हैं। मैं आपके सामने एक एग्जांपल देता हूं कि मान लीजिए आपके घर में एक पंखा लगाना है, सीलिंग फैन जिसको बोलते हैं, पंखा लगाना था। आप मार्केट गए, 1500 रुपए में पंखा खरीदा, एक सीलिंग फैन खरीद के लेके आ गए। मुझे एक बात बताओ, क्या वो खरीदने मात्र से आपको हवा मिल जाएगी? जवाब देना मेरे साथ में, मेरा रिप्लाई करना। मेरा प्रश्न आपके लिए है कि आपने दुकान से जो पंखा खरीदा वो तो बिल्कुल बॉक्स में पैक होता है, वो बॉक्स लेके आप घर पहुंच गए, या दुकान में ही खड़े हो अभी तक? तो आप दुकान में खड़े हो, अभी तो घर ही नहीं आए थे, दुकान में वो ठेला ले लिया, खड़े हो आप, क्या हवा मिलने स्टार्ट हो जाएगी उस पंखे से? नहीं होती है। उसे पहली बात दुकान से अपने घर तक लाना पड़ेगा। दुकान से अपने घर तक लाओगे, उसके बाद उसको लगाओगे, उसके बाद चालू करोगे, तब जाके हवा आती है। तो मुझे एक बात बताओ, उस पंखे को दुकान से अपने घर तक लाने का खर्चा होगा या नहीं होगा? भाई मान लीजिए आपके जस्ट नियरेस्ट कोई दुकान है तो बात एक अलग है, बाकी थोड़ी सी दूर है, आप सपोज करो कि वो थोड़ा सा मान लीजिए 4-5 किलोमीटर दूर है, तो वहां से आपको उठा के लाने के लिए खर्च होगा। आप ऑटो करके लेके आ रहे हो, कहीं दूसरी व्हीकल से लेके आ रहे हो, अपनी खुद के पर्सनल व्हीकल से लेके आ रहे हो तो भी खर्च होगा। फिर उसको वहां लगाने के लिए एक इलेक्ट्रीशियन भाई साहब को बुलाना पड़ेगा। हमको तो आता नहीं है, कई चीजें ऐसी होती है जो हम नहीं कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। आपके इलेक्ट्रीशियन आएंगे, वो उस पंखे को पहले सेट करेंगे, उसको ऊपर लगाएंगे। उन्होंने 200 रुपए ले लिया आपसे, 100 रुपए आपके भाड़े का लग गया, तो 1500 के साथ में 300 रुपए तो एक्स्ट्रा लग गया आपका खर्च। इस खर्च को बोलते हैं स्थापना व्यय। एनी डाउट? समझ में आया ये? तो अब इसका एक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि जब किसी संपत्ति की स्थापना से पूर्व, जितना खर्च लगता है सब कुछ संपत्ति के नाम लिखा जाएगा। वापस बोलता हूं बहुत अच्छे शब्दों में, जब किसी, मेरे साथ लिख दीजिएगा बेटा आप लोग, मैं बोल रहा हूं फटाफट लिख दो, क्योंकि अपना लेखांकन का एक मूल मंत्र है, अपने लेखांकन का मूल मंत्र है, पहले लिख पीछे दे, भूल पड़े तो कागज से ले। ये लेखांकन का मूल मंत्र है कि पहले लिख, कोई भी बात है पहले लिख लो, फिर उसको सेव रखो। पीछे दे मतलब सेव, ऐसा नहीं लिख के फाड़ दिया, क्या मतलब नहीं, अच्छे से सेव करो उसको। भूल पड़े तो कागज से ले, आप कभी भूल जाओ उस बात को, उठा लो उस कागज को, आपकी सारी चीजें मिल जाएगी। तो मैं जितनी चीजें बोल रहा हूं, आपको लगता है कि ये थोड़ा ठीक बात कर रहा है, फटाफट लिख दिया करो उसको, मजा आ जाएगा आपको ये सारी चीजें पढ़ने में। ठीक है, वंस अगेन वी आर स्टार्टिंग अवर टॉपिक स्थापना व्यय। तो जब किसी संपत्ति की स्थापना से पूर्व, जब तक कोई संपत्ति स्थापित नहीं हुई है, उससे पहले जितना खर्च लगता है सब कुछ संपत्ति के नाम लिखा जाएगा, अलग से कोई खाते नहीं बनाते। तो आप एक छोटा सा नोट लिख दीजिए अपनी कॉपी में कि जब किसी संपत्ति की स्थापना से पूर्व जितने खर्चे होते हैं वो उसकी संपत्ति के नाम लिखा जाएगा। एनी डाउट? बड़े होशियार बच्चे हो यार, आप जवाब नहीं देते हो, वापस सुनते हैं। अब जब तक आप आंसर नहीं बोलोगे मैं लगा पड़ूंगा, एक ही लाइन बोलता रहूंगा। वेरी नाइस। अरे नो सर, वापस बोलता हूं। जब किसी संपत्ति, कोई संपत्ति स्थापित करते हैं, जब किसी संपत्ति की स्थापना से पूर्व, स्थापना से पहले
जो भी खर्च होते हैं सभी संपत्ति के नाम लिखे जाते हैं। एनी डाउट? अब तो कोई डाउट नहीं है। चलिए अब हम एंट्री करते हैं इसकी, ठीक है। मैं मान लेता हूं आपको समझ में आ गया। हम इसकी एंट्री करेंगे मशीन अकाउंट डेबिट, क्योंकि स्थापना व्यय है तो स्थापना मशीन पर ही लिखा जाता है। मशीन स्थापना है तो स्थापना पर ही लिखा जाएगा। मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। 15 नंबर क्वेश्चन की फर्स्ट एंट्री है। अमाउंट लिखा है आपको 500 रुपए। मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, माल दान में दिया, ये समझ में आ गया। दूसरा है माल दान में दिया। एक बार फिर समझिए, एक और नया पॉइंट है। इसका अर्थ जानते हो? दान। दान होता है, आप लोगों ने सुना होगा कि यहां अच्छा काम करते हैं तो ऊपर जाके कुछ मिलता है। हम ये कहते हैं कि यदि हम धरती पे कुछ अच्छा काम करते हैं तो उसका फल हमको आगे जाके मिलेगा। देखिए, दान सबको ये देते हैं, हम भी देते हैं, हमारा बिजनेस भी देता है। तो जब हम दान देते हैं तो हमारे लिए प्रॉफिट होगा, लॉस होगा? मैं आपसे प्रश्न करता हूं, आपने दान दिया, आपको प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ? आपको लाभ होगा, हानि होगी? क्या हो सकता है आपको? आप क्या मान सकते हो? लाभ, दान को प्रॉफिट मानोगे, लॉस मानोगे? लाभ। देखिए बेटा, लाभ नहीं होगा, हानि होती है। आपका प्रॉफिट नहीं होता, लॉस होता है। लॉस कैसे होता है अब वो समझेगा। बहुत अच्छा आंसर दिया आपने। एक तरह से जब हम समझते हैं तो हमको यही लगता है कि दान देने से हमको फायदा हो रहा है, लेकिन इनडायरेक्टली प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट तो होता है, इनडायरेक्टली उन्होंने हमको कहा भगवान आपका भला करे। भगवान हाथों हाथ अपने यहाँ पे पैसे गले में थोड़ी डालने आते हैं। आपने मान लीजिए आपकी दुकान से, मिठाई की दुकान है, आपने आधा किलो मिठाई किसी को दान में दे दी, तो वो आधे किलो का खर्चा तो लग गया अपना। उन्होंने तो आशीर्वाद दिया है, उस आशीर्वाद के बदले में पैसा नहीं मिलता हमको। और हम यहाँ पे फाइनेंशियली ट्रांजैक्शन लिखते हैं, इसीलिए हम इसको एक लॉस मानते हैं। इस बात का ध्यान रहे, डोनेशन इज अवर लॉस। खर्चा है हमारे लिए, लॉस होता है, और लॉस होगा इसलिए डेबिट करना है। दान के लिए हम दो शब्द यूज करते हैं इंग्लिश में। अपने अकाउंटिंग में दो शब्द यूज करेंगे, चैरिटी और डोनेशन। दान के साथ एक शब्द आता है चंदा। दान को, चंदा को जनरली लगभग सेम होते हैं, चंदा और दान। जब किसी रजिस्टर्ड फर्म में, जब किसी रजिस्टर्ड फर्म में कोई रजिस्टर्ड पर्सन है, जैसे कोई स्कूल है, हॉस्पिटल है, कोई क्लब है, उनको जब दान देते हो तब तो वो कहलाता है डोनेशन। आपका जब किसी रजिस्टर्ड फर्म, रजिस्टर्ड कंपनी, रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट में यदि आप कोई दान दे रहे हो, चाहे आप हॉस्पिटल में कुछ आपने मान लीजिए कोई रूम बनवा लिया, हॉस्पिटल में आपने बैठने के लिए कुर्सियां दे दी, स्कूल में कुर्सी दे दी, कहीं आपने किसी क्लब को दे दिया जो रजिस्टर्ड है, जिसका रजिस्ट्रेशन करा रखा है, तब तो वो डोनेशन कहलाता है। लेकिन जब कोई अनरजिस्टर्ड है, जिसके लिए कोई, जैसे कोई महात्मा आए थे, कोई ऐसे ही भाई साहब, कोई गरीब व्यक्ति आ गया, आपने उसको खाने के लिए खाना दे दिया, तो वो चैरिटी कहलाता है, उसे चंदा कहते हैं। तो आप यहाँ पर हमेशा दान के लिए वर्ड यूज करोगे चैरिटी। आपको डोनेशन कम यूज करना है, न के बराबर। दान शब्द आ गया, आपको यूज करना है चैरिटी। ठीक है, तो हम यहाँ पे एंट्री बनाएंगे चैरिटी अकाउंट डेबिट। हम यहाँ एंट्री बनाएंगे चैरिटी अकाउंट डेबिट, चैरिटी अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये हमारे लिए खर्चा है, लॉस है। टू क्रेडिट किसको करना है? तो जो चीज आपने यहां से दान में दी है, कैश दी है तो कैश, माल दिया है तो परचेज। अब आप प्रश्नों को देखते हैं, क्या दिया है आपने? तो आपने माल दिया है तो आप लिखोगे टू परचेज, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है, अगला ट्रांजैक्शन आपको सेल्फ करना है। पूंजी पर ब्याज लगाया, आप खुद करोगे, करके मुझे बता देना, नहीं समझ में आया तो मुझे बोल देना, ठीक है। 1200 रुपये ये भी आपको खुद करना है। नहीं, फोर्थ मैं करवा लेता हूं, ये बैक डेब्ट्स रिकवर्ड है।
फोर्थ ट्रांजैक्शन, थर्ड आपके लिए होमवर्क है, इस बात का ध्यान रहे, ठीक है, आप करके मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कर देना, मैं देख लूंगा उसको। थर्ड है आपका 1200 रुपए का डूबत ऋण जो पिछले वर्ष अप्राप्य मान लिया था। ऐसा था जो पहले लास्ट ईयर आपने उसको आउटस्टैंडिंग या बैड डेब्ट्स मान लिया था, अब वो पैसा रिसीव हुआ है। जो पैसा आपका बैड डेब्ट्स हो चुका होता है, बाद में रिसीव होता है, उसे कहते हैं बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। क्या बोलते हैं? बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। और बैड डेब्ट्स रिकवर्ड के लिए एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट, बिकॉज वी आर रिसीविंग द कैश। हम यहाँ पर कैश प्राप्त कर रहे हैं, हमें कैश मिल रही है, हमने कैश प्राप्त की है, तो इसीलिए एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, और इसका अमाउंट फिलअप करेंगे 1200 रुपए। ठीक है, एनी डाउट? नेक्स्ट है माल से 2000 रुपए की हानि, क्षति हो गई, आग से माल नष्ट हो गया, आग लग गई, माल नष्ट हो गया है, एंट्री करोगे लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज। आपका माल नष्ट हुआ है इसलिए टू परचेज करना है, लॉस बाय फायर, आग से माल नष्ट हुआ, लॉस हुआ है, सारे ही लॉस डेबिट करने हैं। आप एंट्री करोगे लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज, अमाउंट होगा आपका 2000 रुपए। हाँ, नेक्स्ट, अब ये जितनी एंट्रियां कराई है हमने, चाहे वो 14 क्वेश्चन है या 15 क्वेश्चन है, दोनों ही आपको अपनी नोटबुक में सॉल्व करने हैं और मुझे आज की डेट में व्हाट्सएप पे सेंड करना है। व्हाट्सएप नंबर आपके पास में है, नहीं तो यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, आप वहां से मुझे सॉल्व करके भेजोगे। साथ में इससे आगे वाली एंट्री हम अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि उसमें नए कॉन्सेप्ट हैं, उनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। और यदि आपको किसी प्रकार की समस्या रहती है, डाउट आते हैं, आप हमें जरूर क्वेश्चंस कीजिए, पूछिएगा, हम आपके सारे ही प्रश्न सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये सब समझ में आया होगा। यदि किसी प्रकार की समस्या रहती है तो आप हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद।